हेलो गाइस, मैं आ गई हूँ भावना अपनी स्टोरी माया का जंगल लेके। इसका एपिसोड नंबर 7 है। आपने वहाँ तक कहानी सुनी थी ना कि कमला मौसी की डेथ की न्यूज़ आती है उनके घर में कि भाई ऐसे ऐसे डेथ हो गई है। और उसके पेरेंट्स तो जाने से मना कर देते हैं कि हम तो नहीं जा पाएंगे, हमारा उस गांव में जाने का मन नहीं करता अपने, जब से हमारी बेटी की डेथ हुई। तो भाई बहुत जिद करता है राज कि भाई मैं जाऊंगा। माया का भाई जिद करता है मैं जाऊंगा कमला मौसी के उसमें डेथ में, उन अफसोस के लिए उनके घर मैं जाऊंगा। तो पहले तो माँ बाप उसको उसके मना कर रहे होते हैं, मम्मी पापा, लेकिन वो बहुत जिद करता है तो वो इजाज़त दे देते हैं कि सिर्फ 2 दिन के लिए वो जा सकता है गाँव। और वो भी मामा के यहाँ रहेगा, उनके घर मिल के आ जाएगा, हो के आ जाएगा उनके घर अफसोस करके, और फिर रहेगा मामा के घर में ही। तो वो मान लेता और अपनी टिकट बुक कराता और रांची के लिए वो निकल पड़ता है। तो आगे की कहानी है इस तरह से गाइज। वो रांची पहुंचता है, कमला मौसी के घर डायरेक्टली जाता है। वहाँ पर उन लोगों के घर रुकता है, मतलब जो कुछ भी संस्कार हो रहे होते हैं उसमें शामिल होता है, अंतिम संस्कार में। सब चीज़ करने के बाद फिर वो अपने मामा के घर जाता है। लेकिन वो उसके मामा का बेटा आता है ना भाई उसको घर ले जाने के लिए कि चल, तो बोलता है कि नहीं मैं मौसी के घर में ही रुकूंगा, मौसी का जो बेटा है उसके पास, और उनकी फैमिली के साथ मैं यहाँ एक दिन रुकूंगा, उसके बाद मैं कल आऊँगा उधर, कल आऊँगा। तो वो उसका मामा का लड़का तो चला जाता है, राज वहीं रुकता है कमला मौसी के यहाँ। कमला मौसी के यहाँ वही, मतलब जान पहचान तो उसकी हो ही चुकी थी ना कि भाई वो 10 दिन पहले ही आया था वहाँ। तो उनका जो बेटा होता है वो भी अच्छे से पहचान गया होता है, और उसकी बहू और पोता वगैरह। तो वो सब लोग उसको अच्छे से, मतलब वो अपने पास ही रखते हैं, और वही ऊपर वाला कमरा उसको सोने के लिए दे देते हैं राज को। अब रात में जब राज वहाँ पर सो रहा होता है तो फिर वो गाइस जैसे पिछली बार कर रहा था, वो छत पे गया था और उधर की तरफ देख रहा था, जंगल की तरफ। तो उसको ऐसे ही उस तरफ देखता है तो वहीं वो जो उनका पुराना, मतलब उनका घर था टूटा फूटा जंगल की तरफ, तो वो वहाँ उसे माया फिर से दिखाई देती है, वही चिराग जला रही होती है रात में। तो वो फिर वहीं सीढ़ियाँ उतर के फिर से वहीं चला जाता है, वहाँ जाता है और अपने घर में एंटर होता है उसी पुराने खंडर में। तो वहाँ उस लड़की के एक आवाज़ नहीं देता। लास्ट टाइम उसने, लास्ट एपिसोड में मैंने बोला था ना, वो उसने आवाज़ दी थी कौन हो तुम और क्या कर रही हो यहाँ पे। तो वो भाग जाती है रोते हुए। तो फिर वो उसको नहीं मिलती है और जंगल की तरफ भाग जाती है माया। लेकिन यहाँ वो ये सोचता है कि मैं चुपके चुपके से एकदम से उसके पास जाऊँगा और देखूँगा उसको। तो वो वही चिराग जला रही होती है, रो रही होती है वहाँ बैठी हुई लैंप लेके, और पुराने उसने बेचारी ने दिए इकट्ठे कर रखे होते हैं, उन्हें लगा रही होती है सारे में, अपनी तरह से वो बेचारी दिवाली मना रही होती है। लेकिन वहाँ घर में कोई नहीं है, इसलिए वो रो रही होती है कि मेरा पूरा घर किस तरह से उजड़ गया है, हम यहाँ कैसे दिवाली मनाते थे, कैसे खुशियाँ मनाते थे, आज इस घर में कोई दिया बाती नहीं है, इसलिए वो रोती थी। तो गाइज अब क्या होता है कि राजा जो है, राजा जाता है चोरी चोरी छुपके से, दबे पाँव खंडर अपने पुराने घर की तरफ चल देता है। वहाँ वो पीछे से जाता है, वो जला रही होती है चिराग और रो भी रही होती है, कुछ गाना भी ऐसा गुनगुना रही होती है जो बचपन में वो लोरियाँ गाया करती थी अपने भाई को सुलाने के लिए, बहनों के साथ खेलते हुए गाती थी, उस टाइप से एक गाना गुनगुना रही होती है वो अपनी उसमें ना। तो वो एकदम से राज समझ जाता है, ये गाना तो बचपन में मेरी बहन गाया करती थी, ये लोरी वाला गाना, कि जो आजा मेरे भैया राजा मेरे भैया ऐसे करके गाना गाती थी। मैंने मालपुए बनाए हैं, तेरे लिए सुंदर पलंग बिछाया है, इस पे राजा भैया बैठेगा मालपुए खाएगा, ऐसे करके कोई वो लोरी गाया करती थी। तो उसको गा रही और रो रही है, गा रही और रो रही है, ऐसे कर रही थी गाइज वो। तो फिर वो राजा को वही बचपन की वो हल्की हल्की याद थी कि हाँ दीदी ऐसे गाती थी और हम खेलते थे, ये ऐसे, वो सारे भाई बहनों को सुनाया करती थी लोरी। फिर तो उसे श्योर हो जाता है गाइस कि ये मेरी ही बहन है और ये कोई और नहीं है। और भले उसने चेहरा ढका हुआ होता है, लेकिन राज जाके ना एकदम से उसकी चुनरी को उठा देता है चेहरे पे से, पीछे से आके ना एकदम से चुनरी हटाता है उसकी, और वो घूम के देखती है, घूम के देखती है तो
वो राजा के पास तो फ़ोन था ना, उसकी लाइट उसने जलाई रखे थे, तो वही होती है माया एकदम। और वो राज को देखती है, राज को देख के वो बोलती है कौन हो तुम? ये मेरा घर है, मैं यहाँ रहती हूँ। तो राज बोलता है ये तुम्हारा ही घर नहीं है, ये मेरा भी घर है। क्या तुम ही मेरी माया दीदी हो क्या, जो पेड़ के नीचे दबने से मरी थी? तो वो कहते हैं कि तू कौन है और कहाँ से आया है? वो बोलता है कि मैं वही तुम्हारा छोटा सा प्यारा सा भाई हूँ, जिससे तूने बचाते हुए ये पेड़ तेरे ऊपर गिरा था, मुझे बचाने में मैं वही तेरा छोटा सा भाई हूँ। मारना चाहती है वो, पहले तो गुस्सा होती है और एक वो वहाँ पे पड़ा हुआ एक पत्थर उठाती है और उसे मारने की कोशिश करती है राज को। कौन है तू? जब वो चुनरी हटाता ना उसका चेहरा देखने के लिए कि कौन हो तुम और यहाँ पे बैठी हो, तो वो पत्थर उठाती है उसको मारने के लिए। उसने कहा मार दे अपने उसी प्यारे भाई को जिसे तू ये लोरियां गा के सुनाया करती थी और गोद में खिलाती थी, और जिसे बचाने के लिए तूने अपनी जान दी। तो एकदम से फिर माया पत्थर हाथ में होता उसके रुक जाती है, जो राज को मारने के लिए उसने उठाया था। फिर चुपचाप से खड़े होकर देखती है, दूर हट जाती है और राज उसे पूरा अपना मतलब अपनी पूरी कहानी बताता है कि हम लोग यहाँ से रांची छोड़ के कोलकाता पापा के साथ चले गए थे, और अब तू मतलब तेरी डेथ के बाद मतलब दीदी हम मतलब मम्मी यहाँ रहना नहीं चाहती थी, हम लोग चले गए इसीलिए हमारा घर ऐसा हो गया। तो क्या तू हमारा इंतज़ार करती रहती है क्या इस घर में? और अभी तक इतने साल तेरी डेथ को हो गए हैं, 17-18 साल हो गए हैं, तो क्या अभी तक मुक्ति नहीं हुई तुम्हारी? तुम्हारा अंतिम संस्कार तो ठीक से किया था मम्मी पापा ने, लेकिन तुम अभी भी क्यों भटक रही हो? क्या तुम्हारी आत्मा अभी तक अशांत है, मुक्त नहीं हुई है? तो फिर वो ना थोड़ा दूर को हट के खड़े होके खूब रोती है, खूब रोती है। फिर वो बोलती है कि भाई मेरी कुछ मर्यादा है, कि मैं एक अब मैं ये शरीर में नहीं हूँ, एक सूक्ष्म शरीर में हूँ, यानी कि मैं एक स्पिरिट बन चुकी आत्मा हूँ, मेरी आत्मा भटक रही है। जब तुम लोग यहाँ आके बस जाओगे, इस घर में दिया बाती नहीं जलता है, जिसे देख के मेरा दिल बहुत दुखी होता है, इसीलिए मैं पुराने दिए इकट्ठे करके लाती हूँ और इस घर को रोशन करने की कोशिश करती हूँ, जो कि मुझसे ये दिए जल भी नहीं पाते हैं, बुझ जाते हैं। हवा इतनी तेज़ चलती है कि मेरे कोई भी दिए बुझ जाते हैं, और ये मेरा घर खंडर है, जिस घर को मैंने इतने प्यार से संवारा हुआ था और संभाला हुआ था। तो वो कहता है कि दीदी फिर अब आपको मुक्ति कैसे मिलेगी, आप बताओ, आपकी मुक्ति के लिए मैं प्रयास करूँगा, मम्मी पापा को भी कहूँगा। तो वो बोलती है कि मेरी मुक्ति तो गया गया तो वहीं है ना, बिहार में जो है, कि तुम गया जाओगे तो मेरी मुक्ति हो जाएगी, वहाँ पे तुम जाके मेरा पिंड दे दोगे। और इस घर में जब तुम बस जाओगे आके और यहाँ रोज़ दिया बाती होगी और तुम दिवाली मनाओगे, जब ये सोचना कि मेरी आत्मा खुश होके यहाँ से मुक्त होके चली गई, कि इस घर को खंडर देख के ही मेरी आत्मा भटक रही है, तभी ये माया का हॉन्टेड जंगल है। सब लोग बोलते हैं माया का जंगल, माया का जंगल, और ये जंगल भी मैं मुक्त करके यहाँ से चली जाऊँगी, क्योंकि मेरी माँ ने मेरे मरने के बाद श्राप दे दिया था इस जंगल को, तो श्राप बन के मैं यहाँ रहती हूँ। इसीलिए जंगल हॉन्टेड है और लोग पत्ते लेने लकड़ी लेने यहाँ नहीं आ पाते हैं, लोग डरते हैं। लेकिन जब तुम लोग इस घर में आके बसोगे, यहाँ तुम्हें कोई किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं होएगी, कोई डर नहीं होगा, और मेरी ये आत्मा भी यहाँ से चली जाएगी, मुक्त होके अपनी आगे के सफ़र पे निकलेगी। तो तुम लोग गया में जाके मेरा पिंड दे देना और यहाँ आके तुम बस जाओ, बस तभी मेरी आत्मा शांत होकर यहाँ से चली जाएगी, और जंगल भी सबके लिए खुल जाएगा। वो माया का जंगल नहीं रहेगा, तुम सबका जंगल हो जाएगा। तो तुम सब लोग वहाँ पे आ सकते हो, जा सकते हो, गांव के लोग उस जंगल के रास्ते का उपयोग कर सकते हैं, वहाँ के सामान का कर सकते हैं, भाई लकड़ी जो भी साधन मिलते हैं जंगल के वो सब यूज़ कर सकते हैं। तो वो कहता है कि ठीक है दीदी, मैं मम्मी से बात करूँगा और हम यहीं पे वापस आके बस जाएंगे। फिर वो बताता भी है उसकी आत्मा को कि डिंकी और पिंकी का रिश्ता पक्का हो गया। तो वो सुनती है तो खुश होती है, कहती है अच्छा मेरी बहनों की शादी हो रही है। वो बोलता है दीदी मुझसे प्रॉमिस करो शादी में तुम ज़रूर आओगी। उनकी शादी है जनवरी में, 15 जनवरी की उनकी शादी है, अब बस 1 महीने बाद ही है शादी, और आप ज़रूर आना। वो कहते कि नहीं मैं नहीं आ सकती, मैं उधर आऊँगी तो अच्छा नहीं होगा मेरा आना, शुभ काम में मेरा आना सही नहीं है। वो कहता आप आ जाना, दूर से ही आशीर्वाद देना अपनी बहनों को और मम्मी पापा को, सबको देखना, बस मुझे दिखाई देना। तो वो बोलती है कि ठीक है मैं सिर्फ तुझे दिखाई दूंगी, मैं आऊँगी,
शादी वाले दिन मैं ज़रूर आऊँगी घर में उन्हें आशीर्वाद देने के लिए, देखने के लिए अपनी बहनों को, लेकिन किसी को मैं इस बारे में मत बताना कि मैं आऊँगी। तो वो राज कहता दीदी फिर अब कल तो मैं चला जाऊँगा घर वापस, और शादी वाले दिन 15 जनवरी को आप ज़रूर आना वहाँ पर। और उसके बाद तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इस घर में कोई आए ना आए, मैं आके बसूँगा, इसे ठीक कराऊँगा और इस घर में मैं रहना शुरू करूँगा। तो बस माया ये सुनती है और फिर ना वो उसकी आंखों में बहुत आंसू आते हैं और वो ना अपने भाई को दूर से आशीर्वाद देके उसकी स्पिरिट गायब हो जाती है जंगल की तरफ। राज कमला मौसी के घर वापस आ जाता है, वहाँ रात को सोता है। उसके बाद वो अगले दिन कोलकाता के लिए फ़्लाइट पकड़ लेता है और घर पहुँच जाता है। गाइस आगे फिर वही होता है कि 15 जनवरी का दिन आ जाता है और सब शादी की तैयारी कर रहे होते हैं। उस दिन शादी होती है बहनों की। राज बेसब्री से अपनी बहन का इंतज़ार कर रहा होता है कि आज मेरी बहन आएगी अपनी बहनों का आशीर्वाद देने के लिए और देखने के लिए। तो एकदम से ना जैसे ही वो उसकी स्पिरिट एंटर करती है माया की, वो किसी को बताता नहीं, एक सीक्रेट ही था माया और उसके बीच में कि वो 15 जनवरी को आएगी। तो 15 जनवरी का वो दिन होता है जब बहनों की बारात आने को ही होती है और राज तैयार हो रहा होता है शादी में नीचे आने के लिए। नीचे बारात आने वाली होती है घर में, तो एकदम से ना बहुत तेज़ से आवाज़ आती है और शीशा चटक जाता है उसकी खिड़की का। शीशा कहता है ना गाइस कि जब कोई ऐसी हॉन्टेड आत्मा या प्रेत, कोई भूत प्रेत आता है तो कुछ शीशा टूटता है या क्रैक होता है, तो ऐसे ही वो भी समझ जाता है। बहुत ज़ोर से एक शीशा टूटता है, वो समझ जाता है कि दीदी की स्पिरिट आई है। फिर वो उसको दिखाई देती है कमरे में, तो वो बोलता है दीदी आप आ गई। वो कहती है कि हाँ मैं आ गई हूँ, मैं लोगों के बीच में बैठूँगी और अपनी बहनों को देखूँगी, लेकिन तू मेरा घूंघट उतारने के लिए, मतलब कि मैं अपना चेहरा ढक के बैठूँगी, तो तू ऐसे बोलना है कि ये गाने वाली है, गाना गाने वाली कोई आई है, मैंने बुलाया है, लेकिन मेरे बारे में किसी और को कुछ मत बताना। यही कहना ये गाना गाने वाली आई है, कि मैं ये पूरे राजस्थानी उसमें आउटफिट में आती है, वो पूरा कॉस्ट्यूम पहन के, कि मैं अपना चेहरा ढक के रखूँगी और दूर से अपनी बहनों को देखूँगी, उनकी शादी देखूँगी, उन लोगों को आशीर्वाद दूँगी और फिर मैं चली जाऊँगी, मुझे रोकना मत। तो वो कहता है ठीक है दीदी, मैं किसी को नहीं बताऊँगा। तो कि वो घूंघट करके ना फिर वो काला लहंगा पहन के आई होती है, पूरी वही उसका आउटफिट होता है राजस्थानी, और सीपीओ के उसके गहने और सब कुछ होता है। लेकिन राज देख रहा था उसे और बाकी लोगों को भी दिख रही थी। बाकी लोग कहते हैं ये कुछ अजीब सी लग रही है, ये औरत कौन है, मतलब ये लड़की कौन है ये, कि जो अपना मुंह ढक के बैठी हुई है। तो राज बोलता है अरे मैं बताना भूल गया था कि ये तो रांची साइड से आई है, वहाँ की बहुत बड़ी डांसर और सिंगर है। अभी जब प्रोग्राम होएगा, डांस चलेगा तो ये नाचेगी, नाच के फिर ये चली जाएगी, ये नाचने वाली है, ऐसा बोल के इंट्रोडक्शन देता है। फिर ऐसे ही गाइस उनकी बहनों की शादी होती है, फंक्शन होता है, सब लोग नाच रहे होते हैं रात के समय, तब वो भी बेचारी नाचती है, खुशियाँ मनाती है, उनकी खुशियों में शामिल होती है और फिर रात को वो उसकी स्पिरिट चली जाती है। अब राज डिसीज़न लेता है कि अब उसने घर ठीक कराना है और उसने अपने घर जाके बसना है। वो अपने मम्मी पापा को अपना आखिरी फ़ैसला शादी के बाद दे देता है अपनी बहनों की, कि मैं अब अपनी मेरी पढ़ाई पूरी करने के बाद रांची जाने वाला हूँ, अब से मैं वहीं रहूँगा, आप लोग को आना होगा तो आ जाना। माँ बापू से कहता है तेरा एकदम से ऐसा फ़ैसला कैसे बदला? कहता है मैं अपने घर को देख के बहुत रोया और घर टूटा फूटा खंडर मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब मैं उसको ठीक करा रहा हूँ और वहीं जाके रहूँगा। और राज अपना फ़ैसला सुना देता है और माया मुस्कुराती है ऊपर से ना कि अब मेरा भाई मेरे घर को बसाएगा, और फिर माया की स्पिरिट चली जाती है। वो लोग उसकी आत्मा की शांति के लिए गया जी में जाके भी पिंड विंड भरते हैं और उसकी मुक्ति के लिए हवन पूजा सब कराते हैं गाइस। और इस तरह से माया का जंगल जो हॉन्टेड था वो उस आत्मा से मुक्त होता है और माया की भी मुक्ति हो जाती है। गाइस ये मेरी कहानी आप ख़त्म हुई है, कंक्लूड मैंने इसका एंड किया है। आप बताइएगा ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी है, ठीक है? अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।